राधे राधे। आज नया एपिसोड है, नई सीरीज़ है और इस नावल का नाम है डेविल मेरे यार। तो पहले हम इसका थोड़ा सा देखते हैं कि इसके बारे में स्टोरी में क्या है। SSR ये केवल एक नाम नहीं, ब्रांड है। शौर्य सिंह रायज़ादा। अब जिसके नाम में ही रायज़ादा हो, उसके पैसों के बारे में तो हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। शौर्य को, अपनों को, उसके धोखे और पिता की मौत ने इस कदर पत्थर दिल इंसान बना दिया कि उसकी नज़रों में हर चीज़ बिकाऊ हो गई। शौर्य जो अब ये सोच रहा था कि पैसों से कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ है दुआ। दुआ जिसका ये मानना है मोहब्बत से ऊपर कुछ नहीं होता। दुआ जो कुछ नेचर और साफ दिल की वजह से हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेती है, पर वो अनजान है अपनी खुद की असली पहचान से। एक एक्सीडेंट के दौरान हुई दोनों की मुलाकात जिसे दुआ भुला चुकी है, और वहीं शौर्य पहली मुलाकात में ही हुआ था दीवाना हो जाता है। जब वो हर कीमत पर दुआ को हासिल करना चाहता है, तो क्या होगा जब दुआ शौर्य की ज़िंदगी में दस्तक देगी? क्या दुआ को शौर्य की चालों का पता चल पाएगा या शौर्य की साजिशों में उलझकर रह जाएगी? आखिर कैसे करेगी दुआ शौर्य की इस दीवानगी का सामना? जानने के लिए सुनते हैं डेविल्स मेरा यार और देखते हैं कि इसके पहले एपिसोड में क्या है। हालांकि इसके सारे जो चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो काल्पनिक हैं। किसी भी स्टोरी से, किसी के लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो नाउ स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट एपिसोड 1, एक्सीडेंट और किस। चाकू से टपकता खून बारिश के पानी में घुल रहा था। 8 साल का लड़का जो हाथ में चाकू लिए बारिश में भीग रहा था, उसकी आंखों के सामने भर की नफरत, जमाने भर की नफरत और गुस्से की आग जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वो अपने अंदर की आग से जमाने भर को जला देना चाहता था। बारिश का ठंडा पानी भी उसके अंदर की आग को बुझा नहीं पा रहा था। रात के घने अंधेरे में देहरादून की सड़क पर 2 लड़कियां हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए चल रही थीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 लड़कियां, वो भी अकेली सुनसान सड़क पर। इनका नाम है दुआ अहमद खन्ना और ये जो उसके साथ में है उसकी बेस्ट फ्रेंड ईशा जायसवाल। ईशा दुआ की अम्मी अब्बू से झगड़कर अपने साथ अपनी बहन की शादी में देहरादून लेकर आई। शादी की शॉपिंग के दौरान इतने ज़्यादा खो गई कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। नतीजा ये कि दोनों की कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिला। कैब वालों की तो स्ट्राइक थी और वो कैब भी बुक नहीं कर सकती थी। दोनों हाथों में बैग लिए सड़क पर दोनों को पैदल चलना पड़ रहा था। हमारे बराबर में चल रही लड़की, इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमारे बराबर में मतलब ईशा को। दुआ ने मन में सोचा और ईशा को घर पर देखने हुए तेज आवाज में चीखते हुए बोली। उसने घूर कर देखा और फिर तेज आवाज में बोली, यार ईशा, और कितना चलना है? हमारे अब और नहीं चला जाएगा, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। ईशा ने वहीं कहा और जो पिछले 1 घंटे से बोलती आ रही थी, बस 10 मिनट और दुआ, हम पहुंचने वाले हैं। दुआ ने उसे अपनी कंजी आंखों से घूर कर कहा, बस बहुत हो गया, इतनी देर से तूने बार बार 10 मिनट बोलकर मेरा 1 घंटा कर दिया। दुआ ने चिल्लाते हुए कहा तो उसकी आवाज़ और उसका गुस्सा देखकर ईशा डर गई। ईशा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक तेज रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी और दोनों ने अपने हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया। जैसे ही वो रोशनी उनकी आंखों पर से हटी, दोनों ने हाथ हटाया और सामने देखा एक कार जो तेज रफ्तार से चली आ रही थी। ईशा ने उस कार को देखा, कहा, क्या इसका ड्राइवर ड्रंक है? देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दुआ ने अपनी नज़रें कार के ऊपर गड़ाए हुए ही कहा,
अभी दोनों खड़े इस कार को देख ही रहे थे कि तभी उस कार के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और कार पलट गई, घसीटती हुई दूर चली गई। पहली बार दोनों ने लाइव एक्सीडेंट देखा था। दुआ ने खुद से ही कहा, 20 साल की लाइफ में मैं पहली बार लाइव एक्सीडेंट देख रही। उसे महसूस हुआ कि ईशा ने अपने हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है। एक धीमी और डरी हुई आवाज़ दुआ के कानों में आई, दुआ चल यहाँ से जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब दुआ क्या कहती, डर तो उसे भी लग रहा था। अरे पर हम ऐसे थोड़ी जा सकते हैं, दुआ ने सोचा और कहा, ईशा हमें इनकी मदद करनी चाहिए। दुआ का इतना कहना ही था कि ईशा उस पर बरसती पड़ी, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, हमें इन सब में नहीं पड़ना, तो चल यहाँ से। दुआ जानती थी ईशा नहीं मानेगी। उसने भी अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ किया और वहीं अपना इमोशनल डायलॉग मारा, अगर इसकी जगह हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता तो क्या तब भी तुम यही करती। दुआ का इतना कहना था कि ईशा उसे घूर कर देखने लगी, मानो कह रही हो, बस करो मेरी माँ, कितना ब्लैकमेल करोगी अपने इस इमोशनल डायलॉग से। ईशा की खामोशी बता रही थी उसकी हाँ है। दोनों ही धीमे कदमों से उस उल्टी पड़ी कार के पास गई। एक आदमी की मदद के सहारे कराने की आवाज़ दुआ के कानों में गई और उसने जल्दी से कहा, देखो ईशा, वो जिंदा है। ईशा ने झुंझलाते हुए कहा, कान है मेरे पास। ईशा का गुस्सा होना जायज़ था, तो दुआ ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों मिलकर उस आदमी को कार से बाहर तो ले आए, पर अब उसे देखकर दोनों की ही बहुत डर लग रहा था। सर पर चोट लगने की वजह से चेहरे पूरा खून से भीग रहा था। शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। उस आदमी की आंखें बंद थीं और सांसें धीरे धीरे धीमी धीमी हो गई थीं। उस आदमी के पास बैठे दोनों सोच रही थी, अब आगे क्या करना। क्या है उसकी हालत देखकर दोनों के दिमाग में जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। तभी ईशा ने तेज आवाज में कहा, अरे इसकी तो सांसें ही रुक गई। क्या सच में ये मर गया? दुआ ने पूछा। दुआ की बातों पे ईशा ने झुल्लाते हुए कहा, सांसें रुक गई हैं तो मर ही गया होगा ना। दुआ ने ईशा की बातों को इग्नोर किया और उसकी गर्दन में लेफ्ट साइड 2 उंगलियां रख प्रेस करके उसकी हार्ट बीट चेक की। इसकी हार्ट बीट तो चल रही है, दुआ ने कहा, पर सांसें क्यों नहीं चल रही? ईशा ने कहा, ईशा उसकी सांसें वापस आएंगी, पर तुझे इस अपनी सांसें देनी होगी। दुआ ने कहा, दिमाग खराब हो गया तेरा? बॉयफ्रेंड है क्या तू? जानती नहीं मैं ये नहीं करूँगी। तू बचाना चाहती है तो तू ही कुछ कर। अब तक मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, तब तक एम्बुलेंस आ जाएगी। ईशा ने जवाब दिया और उठकर फ़ोन लेकर दूसरी साइड चली गई। दुआ को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसने अपने सामने लेटे उस आदमी को देखा जो मौत और ज़िंदगी के बीच के रास्ते में खड़ा था। उसकी ये हालत दुआ को अपने अतीत की याद दिला रही थी। ना जाने दुआ को क्या हुआ। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया और उसके होठों को थोड़ा खोलकर उस पर अपने होठ रख दिए और उसे अपनी सांसें देने लगी। जब ईशा कॉल करके पीछे मुड़ी तो दुआ को अनजान आदमी को अपनी सांसें सीपीआर देना देखकर चौंक गई। ईशा ऐसे खड़ी होकर उसे देख रही थी जैसे वो कोई स्टैच्यू हो। कुछ समय बाद उस आदमी के साथ दोनों हॉस्पिटल पहुंच गई। एक बॉयवार्ड की हेल्प से दोनों उसे अंदर ले जाने लगी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने दोनों को रोका और कहा, पहले फॉर्म फिल करो फिर अंदर ले जाना। बचाओ, ये भी कोई बात हुई? आदमी यहाँ इतना घायल है और इन्हें फॉर्म फिल करने की पड़ी है। बताओ, ये भी कोई बात है? आदमी यहाँ इतना घायल है और इन्हें फॉर्म फिल करने की पड़ी है। दुआ ने खुद से कहा और अपनी कंची आंखों से उस रिसेप्शनिस्ट को घूरने लगी। दुआ ने बिना एक पल गंवाए फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही वो जानने को हुई, रिसेप्शनिस्ट ने उसे फिर से रोका। आपने पेशेंट के साथ अपना रिलेशन को मेंशन नहीं किया है। दुआ कुछ कहते उससे पहले ही बॉयवार्ड ने कहा, अरे देख नहीं सकती कि ये इतनी इसकी वाइफ है? जरा इनके कपड़े देखो, इनके हस्बैंड का खून इनके कपड़ों पर कैसे लगा है। बॉयफ्रेंड की बात सुनकर दुआ ने अपने
मन में चीखते हुए कहा, बॉय वर्ड की आवाज़ सुनकर, हस्बैंड? ये हमारा हस्बैंड नहीं है। अरे हम तो बस इनकी मदद कर रहे थे, हम तो इन्हें जानते तक नहीं। दुआ ये लाचारी से ईशा की तरफ देखा तो उसके ऊपर मन ही मन हंस रही थी। दुआ की हालत पर तरस खाकर ईशा उसके पास आई और उसके कान में धीरे से बोली, ये जो रायता फैलाया है ना, इसे अब तू ही समेटेगी। कुछ सही मत लिखना। दुआ ने एक बार फिर हाथों में पेन पकड़ा और वाइफ के कॉलम पर टिक कर दिया और दिव्या शर्मा लिख दिया। डॉक्टर अंदर उस आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे। दोनों वहीं बेंच पर बैठी थी और बार बार दुआ अपने दुपट्टे को हाथों से मसल रही थी। ईशा इतने गुस्से में थी कि वो दुआ से बात ही नहीं कर रही थी। तभी ऑपरेशन रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आ गए। क्या वो ठीक है डॉक्टर? दुआ ने जल्दी से पूछा। सही टाइम पर ले आई आप उन्हें, वरना उन्हें बचाना मुश्किल होता। डॉक्टर की बात सुनकर दुआ ने स्माइल किया ही था कि अगले पल वो उसे छिन गई। डॉक्टर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पर अभी खतरा टला नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ब्लड बैग में भी पता नहीं ये वहाँ पर भी है या नहीं। डॉक्टर की बातों पर दुआ ने कहा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? दुआ के सवाल पर डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। दुआ उनके देखने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो नोटिस बहुत ही रेयर है, वो नेगेटिव बहुत ही रेयर है। उनकी बात सुनते ही दुआ ने जल्दी कहा, ये ग्रुप तो हमारा भी है, आप हमारा ब्लड ले लीजिए। दुआ की बातें से डॉक्टर तो खुश हो गया, पर ईशा वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ईशा ने दुआ के कान में धीरे से कहा, पागल हो गई है क्या? दुआ ने ईशा को समझाते हुए कहा, अब इतनी मेहनत की हमने उसे बचाने की, ऐसे ही थोड़ा मरने देंगे? थोड़े से खून की ही तो बात है, हम अभी देकर आते हैं। दुआ अपनी बात पर कहकर चली गई तो वहीं ईशा गुस्से से बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, बोल तो ऐसे रही है जैसे खून नहीं पानी दे रही हो। दुआ की उसी रूम में ले जाया गया जहाँ पर आदमी को रखा गया था। बेड में लेटी दुआ उस बोतल को देख रही थी जिसमें उसके शरीर से निकल रहा ब्लड इकट्ठा हो रहा था और दूसरी तरफ लेटे उसे आदमी के शरीर में जा रहा था। दोनों के बीच की दीवार पर्दे की थी। पर्दे के इस तरफ दुआ और पर्दे के दूसरी तरफ वो आदमी। ब्लड डोनेट करके दुआ बाहर आई। वो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने पहले दुआ गिरती ईशा ने संभाल लिया और उसे ताने देते हुए बोली, कहो तो 2-4 बोतल और ब्लड की डोनेट करवा दूं? दुआ ने पलटकर ईशा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके ताने सुनती रही। ईशा ने दुआ को पानी पिलाया और वहीं बोली, घर चले या यहीं रहने का इरादा है? दिल तो मान नहीं रहा था, पर ईशा से और पंगे नहीं ले सकती थी। दुआ ने सोचते हुए अपनी गर्दन छोटे बच्चे की तरह हाँ में हिला दी। ईशा दुआ का हाथ पकड़ उस हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगी। दुआ के कदम हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, पर नजरें उस रूम को देख रही थी जिस रूम में वो आदमी था। बढ़ता हुआ फासला उसे ऐसा फील कर रहा था जैसे वो बहुत कीमती कुछ उसका पीछे छूट रहा हो। देर रात दोनों घर पहुंची। कल शादी थी तो सब सो चुके थे। दबे पाव दोनों भी अपने अपने कमरों में चली गई। तभी एक कड़क आवाज़ दोनों के कानों में आई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने लेडी डॉन खड़ी थी, ईशा की दादी माँ अनीता जायसवाल। वो दोनों के पास आई और दोनों के कानों को पकड़कर मोड़ती हुई बोली, ये कोई टाइम है तुम दोनों के घर आने का? अभी क्यों आई? सीधा सुबह ही आती। दादी की बात सुनकर दुआ ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी भी दोनों की साफ साफ चुगली कर रही थी और रात के 3 बजा रही थी। ईशा ने माफी मांगते हुए कहा, दादी वो ऑटो नहीं मिल रहा था। दादी ने अपनी छड़ी उठाई और ईशा के बैक पर मारते हुए बोली,
इससे अच्छा झूठ नहीं मिला? ईशा चिल्लाते हुए बोली। दादी प्लीज छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। दादी ने दोनों के कान छोड़े और अपनी आंखों से डराते हुए बोली, सच बताओ। उनका लहजा कुछ ऐसा था, झूठ उनसे बोला नहीं जाता, तो दोनों ने सच ही बता दिया। उनकी बात सुनकर खुशी से दादी ने दोनों को माथे चूमे और सोने के लिए बोलकर चली गईं। तो अब आप बताइए, कौन है ये आदमी जिसकी जान दुआ ने बचाई? क्या मोड़ लेगी अब दुआ की ज़िंदगी? यही कहानी है। अब आगे आप उसे सुनेंगे, आगे का नेक्स्ट एपिसोड में। एक महीने बाद एक झलक SSR कंपनी एपिसोड 2। इंग्लैंड में जहां एक तरफ मैदान में होल्डिंग हो रही थी, तो वहीं मैदान के जस्ट बराबर में बने होटल पैराडाइज के टॉप फ्लोर के VIP रूम के बेड में एक लड़की बैठी थी, जिसके शरीर पर नाम मात्र कपड़े थे। वो उसके जिस्म को ढकने में नाकाम थे। वो लड़की बहुत ही सेक्सी पोज में बैठी थी, जिसे देखकर दुनिया का कोई भी आदमी उसके कदमों में अपना दिल निकाल कर रख दे, क्योंकि एक हुस्न ही ऐसी चीज़ है जिसके आगे हर कोई अपना सर झुकाता है, ज़रूरत से या मर्ज़ी से, पर झुकाता ज़रूर है। तभी एक आदमी नहीं, लड़का जिसकी उम्र 28 साल थी, रेस्ट रूम से बाहर आता है। सांवला रंग, काली खौफ ज़्यादा आँखें, परफेक्ट फेस कट, तीखी नैन नक्श और ऊपर से उसकी वो मस्कुलर शर्टलेस बॉडी, माथे पर बिखरे बाल उसे किलर लुक दे रहे थे। क्या इतनी खूबसूरत आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा? तो मिलिए इनसे हमारी स्टोरी के मेल लीड SSR से शौर्य सिंह रईसज़ादा। वाह, नाम भी क्या है, शौर्य सिंह रईसज़ादा। अब नाम ही रईसज़ादा है तो अंदाज़ा लगाना है कि बंदे के पास कितना पैसा होगा। लड़कियों के दिलों की धड़कन और सभी बिजनेसमैन का इकलौता दुश्मन, एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून, वर्ल्ड के टॉप 5 बिजनेसमैन की लिस्ट में रहने वाला शौर्य सिंह रईसज़ादा, द वेपन किंग और बैटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, जो अभी अपनी जलती आंखों से आग उलग रहा हो और बेड में बैठी उस लड़की को घूर रहा था। वो लड़की जो उसे सिड्यूस करने आई थी, शौर्य के ऊपर अपने हुस्न का जादू चलाने आई थी। शौर्य के ऐसे रूप को देखकर एयर कंडीशनर में भी वो पसीने पसीने से भीग रही थी। अब ये शौर्य की नज़रों की गर्मी का असर था या उसके डर का, ये तो सिर्फ वो लड़की ही जानती थी। शौर्य ने काउच पर पड़ी चादर उठाई और उस लड़की के ऊपर फेंकते हुए बोला, ढको खुद से और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँ। वो लड़की शौर्य के ऐसे खूंखार रूप को देखकर डर से कांपने लगी थी। उसने एक भी सेकंड की देरी नहीं की और खुद को कवर करते हुए वो वहाँ से भाग गई। उस लड़की के जाते ही एक लड़का अंदर आया, जिसने 3 पीस सूट, आँखों पर चढ़ा ब्लैक कलर का शेड्स हटाते हुए बोला, ये लड़की कौन थी शौर्य? मुझे पता नहीं, पता करो ये लड़की मेरे बेड तक कैसे पहुंची। रूम से अटैच बार में से एक विस्की की बोतल लाकर पूरे बेड गिरा देता है, फिर लाइटर से होठों के बीच रखी सिगरेट को जलाता है और उस लाइटर से बेड पर फेंक देता है। वो बेड जलने लगता है। वो लड़का आग की लपटों को देखकर कहता है, अबे यार, ये क्या किया तूने? तू जानता है ना राज, मैं कितनी नफरत करता हूँ इन लड़कियों से। ये लड़कियाँ कुछ पैसों के लिए किसी के भी हंसते खेलते घर को बर्बाद कर देती हैं। वो मेरी जिस भी चीज़ को छुएंगी मैं उन्हें जला दूंगा। नफरत है मुझे उन लड़कियों से जो किसी के भी घर को चंद पैसों के लिए बर्बाद कर देती हैं। अगर किसी दिन तुझे छू लिया उन लड़कियों ने तो। राज का इतना ही कहना था कि शौर्य को अपने होठों पे गर्म होठों की गर्मराहट का एहसास होने लगा
मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की छू सकती है इस दुनिया में, शौर्य ने ग्लास वॉल पर हाथ रख बाहर स्टेडियम को देखते हुए कहा। हाँ, जिसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए। भाई, कौन थी वो? राज ने कहा तो शौर्य ने जवाब दिया, पता नहीं। राज ने फिर से कहा, इस बारे में बाद में बात करते हैं, चल सब तेरा वेट कर रहे हैं। तो चल, मैं 5 मिनट में आता हूँ, शौर्य ने कहा और वार्डरोब से कपड़े निकालकर चेंज करने लगा। जब 3 पीस ब्लैक सूट में शौर्य स्टेडियम पहुंचा तो सांवला रंग होने के बावजूद शौर्य कहर ढा रहा था। उसे देखकर लड़कियां अपना दिल हार गई थीं। उस पर शौर्य को देखकर लड़कियों ने आहें भरते हुए लंबी सांस ली। जहां एक तरफ सबका ध्यान एसएसआर पर था तो वहीं एसएसआर का पूरा ध्यान फोकस स्टेडियम में हो रहे मैच पर था। शौर्य ने मैच खेलकर क्रिकेटर्स को डेविल स्माइल करते हुए एक नज़र देखा और फिर स्टेडियम के वीआईपी रूम में पहुंच गया, जहां पहले से ही कुछ लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। शौर्य अपनी चेयर पर जाकर बैठा और तभी एक आदमी ने कहा, मिस्टर एसएसआर, हमने आपकी लेटेस्ट मॉडल से वेपन्स देखे हैं, लेटेस्ट मॉडल्स के वेपन्स देखे हमने आपके, तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, तो वी वांट टू परचेज देम। शौर्य ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, आप कीमत बताइए, हर कीमत पर हम उन्हें खरीदेंगे, आदमी ने कहा। $50 मिलियन। शौर्य ने जब कीमत बताई तो उस आदमी के होश ही उड़ गए और वो सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर शौर्य ने डेविल लुक देखते हुए कहा, क्या हुआ? अभी तो आप उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे और अब क्या हुआ? उस आदमी ने शौर्य की बातों पर कहा, आप वेपन रेडी रखिए, हम 2 दिन में पैसे आप तक पहुंचा देंगे। शौर्य ने उसकी बात सुनकर उसे स्माइल दी और उसे बाहर जाने का इशारा किया। शौर्य के साथ बैठे राज ने कहा, यार तूने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी, इतनी ज़्यादा कीमत कौन बताता है भाई? उन्होंने खुद कहा था वो किसी भी कीमत पर वेपन्स खरीदेंगे, शौर्य ने कहा। तू, राज ने कहा, अब ये सब छोड़, ये बता मैच किसे जीतना है? पैसे किस पर ज़्यादा लगे हैं, इंग्लैंड पर? राज ने कहा। तो शौर्य ने उसकी बातों का आंसर देते हुए कहा, तो आज का मैच इंग्लैंड ही हारेगी। आर यू श्योर ब्रो? राज ने कहा। वेरी श्योर, शौर्य ने कहा और उठकर चला गया। इधर इंडिया में जीएनयू कॉलेज के बाहर खड़ी एक लड़की ऑटो वाले से झगड़ा कर रही थी। अरे भाई 10 रुपये वापस करो हमारे, अरे भाई, दुआ ने ऑटो वाले से अपने बचे हुए पैसे मांगते हुए कहा। स्टैंड से यहाँ तक के 50 रुपये ही लगते हैं। अरे ऐसे कैसे, आपने 2 दिन में ही किराया बढ़ा दिया? परसों तो हम 40 रुपये में ही गए थे, कल हमें बुखार आ गया था, हमने छुट्टी करी थी, आप ऐसे कैसे 1 दिन में किराया बढ़ा देंगे? दुआ के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, किराया तो बढ़ना ही था ना मैडम, तो 5 रुपये बढ़ाते ना, सीधा 10 रुपये कौन बढ़ाता है भैया? ऑटो वाला दुआ से बहस करने परेशान हो गया था तो उसने झुंझलाते हुए कहा, किराया मैंने नहीं, हमारे यूनियन लीडर ने बढ़ाया है, आप उनसे जाकर बात करें और हमें बख्श दें। अपनी बात खत्म करके ऑटो वाला अपनी ऑटो स्टार्ट कर ऑटो को ऐसे भगाया जैसे वो ऑटो नहीं एरोप्लेन हो। अरे हमारे पैसे, दुआ ने चिल्लाते हुए कहा। 10 रुपये एक्स्ट्रा देने का दुख दुआ पर इस तरह हावी हुआ कि वो चलते हुए कैंटीन में जाकर बैठ गई। तभी आयशा, मोहित और ऋषि उसके पास अगल बगल में बैठ गए
और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ दुआ, आज इतनी दुखी क्यों हो? दुआ ने रुहानी आवाज़ में कहा, हमारे 10 रुपए। सबने एक साथ चौंकते हुए कहा, क्या? मैडम के 10 रुपए ऑटो वाला लेकर चला गया। उसी के दुख में ऐसी शक्ल बना रही है मैडम ने। पीछे से आगे आते हुए ईशा ने कहा, तुमने हमें देखा था? दुआ ने पूछा। हाँ, जब तुम 10 रुपए के लिए ऑटो वाले से बहस कर रही थी ना, तो तुझे मैं ही आसपास के सभी लोग देख रहे थे, सिर्फ मैंने ही नहीं देखा। यार दुआ, ऐसे कौन करता है? 10 रुपए ही तो थे, तू उससे ऐसे लड़ रही थी जैसे वो तुझसे 10,000 रुपये मांग रहा हो। पैसे पैसे होते हैं, फिर चाहे वो 10 रुपये हो या 10,000। अगर उसके 10,000 बनते तो हम 10,000 भी देते उन्हें, पर उन्होंने झूठ बोल कर लिए हैं एक्स्ट्रा पैसे। दुआ ने मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा ये सब छोड़, मेरी जान, फेस्ट का क्या प्लान है? तू परफॉर्म कर रही है फेस्ट में? आयशा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। पता नहीं यार, अभी तो हमारे एक्साइटमेंट की कंप्लीट नहीं है, सच में पता नहीं। अभी तो हमारे असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं है, पहले तो असाइनमेंट पूरे करने हैं और ऊपर से ये फेस्ट आ गया है। तो किसने कहा था 2 नाव में सवार होने के लिए? ऋषि ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा। हम पापा के सपने को पूरा करना चाहते थे, पर हम हमारे सपने को भी जीना चाहते थे। अब वो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर उनके जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर बने, पर हम फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। सो हम एक साथ 2 नाव में सवार हो गए। जानते हैं 2 नाव में सवार होने वाले की नैया डूबती है, पर अब कर भी क्या सकते हैं हम। थक हार कर दुआ घर पहुंच गई और डोरबेल बजाई। डोर ओपन होते ही 2 शैतान आंखें उसे घूरने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, हटो हमारे सामने से। दुआ ने अपने छोटे भाई आरव को साइड करते हुए कहा। आरव अभी हाई स्कूल में है और वो उसे पूरे 6 साल छोटा है। दुआ की मम्मी मन्नत एक हाउसवाइफ है, अबू असद अहमद खान एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अम्मी भूख लगी है, हमें हमारा खाना लगा दीजिए। दुआ ने चेयर के पीछे करते बैठते हुए बोला। हाँ अम्मी जल्दी लाइए, वरना आप प्लेटें तोड़कर खाना शुरू कर देंगी। आरव ने उसे चिढ़ते हुए कहा। आरव की बातों पर दुआ ने उसे घूर कर देखा। हमें ऐसा न डराएं आपा, आप इतनी इन कंजी आँखों से बिल्ली लगती हैं, जब ऐसे देखती हैं तो। अच्छा नहीं किया आपने सुबह हमारा पराठा खाकर। आरव ने दुआ पर झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा। ये तो तुम्हें हमारी आइसक्रीम खाने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने हमारी आइसक्रीम खाई थी तो हमने तुम्हारा पराठा खा लिया, हिसाब बराबर। दुआ ने जवाब में अपने कंधे उचकाते हुए कहा। आपा, आपको अपने छोटे भाई के ऊपर अत्याचार करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं आती हमें शर्म। तुम जैसा हमारे साथ करोगी, हम भी वैसा ही तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। दुआ ने दांत दिखाते हुए कहा। अरे बस भी करो, इतना कौन लड़ता है, जरा देखो एक दूसरे को, इतने बड़े हो गए हैं दोनों, पर आज भी बच्चों जैसी लड़ रहे हैं। किचन से बाहर आते हुए मन्नत ने कहा। अम्मी बच्चा मैं हूँ, आपको कुछ समझाओ, आप इतनी बड़ी हैं हमसे फिर भी लड़ती हैं। आरव ने दुआ को घूरते हुए कहा। आपा को समझाओ ना, वो तो मुझसे इतनी बड़ी हो गई और मैं बच्चा हूँ, और अब भी वे लड़ रही हैं। बताओ ना मैं क्या करूँ अम्मा। आपा, दुआ को अपना असाइनमेंट बनाना था तो उसने ज़्यादा आरव को बहस नहीं की और खाना खाकर अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ इंग्लैंड में इतना क्या सोच रहा, एयरपोर्ट नहीं जाना क्या? फ्लाइट का टाइम हो गया है। राज ने शौर्य को देखते हुए कहा। तू चॉपर मंगवा, मैं 10 मिनट में आता हूँ। शौर्य की बातों पर राज ने कहा। क्या ही आदमी है ये, हर 1 मिनट में
इसके प्लान चेंज होते रहते हैं। पहले फ्लाइट में जाना वाला था और अब इसे चॉपर में जाना है। राज ने झुंझलाते हुए कहा और फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। 10 मिनट बाद होटल पैराडाइज के टेरेस पर एक चॉपर खड़ा शौर्य का वेट कर रहा था। शौर्य और राज के बैठते ही चॉपर ने इंडिया के लिए उड़ान भरी। तो क्या अब होगा? शौर्य इंडिया आएगा? आखिर किस लड़की को ढूंढ रहा है शौर्य? अपने कमेंट्स ज़रूर जो भी हैं वो लिखकर बताइए। एपिसोड 3 रात की रानी और किस। एपिसोड 3 चॉपर रईस ज़्यादा मेंशन के टेरेस पर आकर लैंड होता है। शौर्य और राज दोनों ही अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद जब शौर्य फ्रेश होकर हॉल में आया तो उसकी माँ मीरा सिंह रईस ज़्यादा चेहरे पर तनाव के भाव लिए इधर से उधर टहल रही थी। शौर्य सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपनी माँ को ही देख रहा था। मीरा की नज़रों से जैसे ही शौर्य को देखा उसकी पलकें भीग गईं। मीरा ने शौर्य को गले लगाते हुए कहा, भला माँ को भी कोई इतना तड़पता है? आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। पूरे 1 महीने बाद तुझे देख रही हूँ। शौर्य ने सिर पर हाथ फेरते हुए शौर्य के माथे की चोट जिसके निशान हल्के हो गए थे और फिर भी एक माँ की नज़रों में वो निशान छुप ना सके। मीरा ने उस निशान को देखते हुए शौर्य से पूछा, शौर्य तुझे ये चोट कैसे लगी? माँ की बातें सुनते ही शौर्य के एक्सप्रेशन चेहरे पर तनाव आ गया और वो 1 महीने पहले देहरादून में हुए एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगा। शौर्य नहीं चाहता था उसकी माँ उसे इस हालत में देखे। होश में आते ही शौर्य ने राज को कॉल किया और उसके साथ अपने प्राइवेट जेट से इंग्लैंड चला गया। आज जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तब वो वापस इंडिया आया है। शौर्य जानता था उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। उसकी माँ उसे उस हाल में ना देखे इसलिए ही तो वो इंडिया छोड़कर चला गया था। बताओ बेटा कैसे लगी तुझे ये चोट? माँ ठीक हूँ मैं। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मामूली सी तो चोट है, ठीक हो जाएगी। निशान भी कुछ दिनों में चले जाएंगे। बात को टालते हुए शौर्य डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी चेयर पीछे कर बैठ गया। भाभी क्या शौर्य आ गया है? हॉल में आते हुए शौर्य के चाचा रमन ने पूछा। हाँ भाई साहब शौर्य आ गया है, खाना खा रहा है। शौर्य की तरफ इशारा करते हुए मीरा ने कहा। रमन गया और शौर्य के बराबर वाली चेयर पर बैठ गया। रमन को देखकर शौर्य अपनी चेयर से उठा और जाने लगा। तभी मीरा ने शौर्य को देखते हुए कहा, बेटा तूने तो अभी सही से खाना भी नहीं खाया। ऐसे आधा खाना बीच में छोड़कर नहीं उठते हैं। माँ मेरा खाना हो गया। मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया था, आपको देखने आया था। मैं अब जा रहा हूँ, विला में ही रहूँगा। आप जब भी दिल करे आप वहाँ आकर मुझसे मिल सकती हैं। शौर्य के लहजे में शिकायत और करवाहट दोनों ही थी। शौर्य अपनी बात कहकर चला गया और मीरा बस उसे जागते हुए देखती रह गई। राज रेडी होकर नीचे आया और तो शौर्य उसे वहाँ भी नहीं दिखा। राज मीरा के पास आते हुए बोला, माँ शौर्य कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं दिख रहा। शौर्य चला गया। बेटा तू खाना खाकर जाना। मीरा की बात सुनकर राज डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। रमन को देखते ही राज समझ गया शौर्य यहाँ से क्यों चला गया। राज बैठा और अपनी प्लेट सीधी कर उसमें खाना सर्व करने लगा। पता चला किसने शौर्य पर हमला करवाया था? रमन ने खाते हुए राज से पूछा। अभी तक तो नहीं, पर जल्दी ही मैं पता लगा लूँगा। फिर मेरा हाथ होगा और उसकी गर्दन। राज ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। रमन ने मन ही मन खुद से कहा, उसका पालतू कुत्ता जो ठहरा तू, उसके लिए ये सब तो करेगा ही तू। राज रमन का चेहरा देखकर उसका मन का हाल जान रहा था। राज ने खाते हुए कहा, वैसे अंकल
अब उस अटैक को बच के रहना चाहिए। डेविल वापस आ रहा है, वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की है। अब आप तो जानते ही हैं ना, शौर्य की डिक्शनरी में माफ़ी जैसे शब्द है ही नहीं। अपनी बात पर कहकर राज ने सरकास्टिक स्माइल रमन को दी और उठकर चला गया। राज के जाने के बाद रमन ने गुस्से से कहा, इसे क्या लगता है शौर्य पर हमला मैंने करवाया था? भतीजा है वो मेरा। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं अपनी प्रॉपर्टी से करता हूँ, और उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए फिर चाहे मुझे अपने लाडले भतीजे को मारना ही क्यों ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए रमन के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हाथ में सिगरेट लिए शौर्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा उसके धुएं उड़ा रहा था। तभी, मुझे क्यों अकेला छोड़कर आ गया? कहते हुए राज शौर्य के पास आया। यार, तुम माँ को कहाँ क्यों नहीं ले आता? यहाँ पर क्यों छोड़ा हुआ है तूने उन लोगों के बीच में माँ को? राज ने शौर्य के हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा। तुझे क्या लगता है मैं माँ को यहाँ नहीं लाना चाहता? वो खुद वहाँ अपनी मर्जी से हैं। वो उस परिवार को एक करने में लगी हैं जो सालों पहले टूटकर बिखर गया है। मैंने पता किया है, रमन अंकल का हाथ नहीं था तेरे एक्सीडेंट के पीछे। राज ने सिगरेट के कश लेते हुए कहा तो शौर्य ने कहा, जानता हूँ उनका हाथ नहीं था। अब सवाल ये उठता है, तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करने की हिम्मत किसमें आ गई? ये सब तू मुझ पर छोड़ दे। उस लड़की का कुछ पता चला? नहीं यार, एक तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन गलत फिल्ड करी थी। उस ऊपर से उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को भी उसी दिन खराब होना था। मेरे आदमियों ने तो पूरा देहरादून छान लिया, पर तेरी वो रात की रानी कहीं नहीं मिली। शौर्य ने राज के हाथ से सिगरेट ली और उसके कश लेते हुए बोल, ढूंढ उसे, मुझे वो चाहिए। तुझे ये कुछ याद है उसके बारे में, कुछ ऐसा जिससे हम उसकी पहचान कर सकें? राज ने शौर्य से पूछा। राज की बात सुनकर शौर्य को वो लम्हा याद आया जब उसे थोड़ी देर के लिए होश आया था और उसने दुआ का चेहरा देखा था। पर्दे की दीवार के इस तरफ शौर्य की दीवार और दीवार की उस तरफ दुआ थी। शौर्य को जब हल्का हल्का होश आया तब पंखे की हवा से हिल रहे पर्दे के बीच से उसे दुआ की एक झलक दिखी थी। शौर्य अपनी अर्ध खुली आंखों से दुआ को देख रहा था। दुआ को देखते देखते कब शौर्य की आंखें दोबारा बंद हो गईं उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब शौर्य पूरी तरह होश में आया तब उसे दुआ कहीं नहीं दिखी। शौर्य ने उन पलों को याद करते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस तू उसे ढूंढ कैसे भी। राज ने शौर्य की बातों पर बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ दुआ और आरव के बीच जंग छिड़ी हुई थी। दुआ ने पिल्लों का आरव के ऊपर फेंकते हुए कहा, आरव के बच्चे, तूने फिर से हमारी चॉकलेट खाई, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। आप भी हमारी आइसक्रीम खाना बंद करो, हमें आपकी चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आरव ने दुआ को पिल्लों से मारते हुए कहा। तभी दोनों के कानों में एक आवाज़ आई। दुआ ने आवाज़ की तरफ देखा तो सही से खड़ी हो गई। असद, दुआ के अब्बू, अंदर आए और दुआ और आरव को देखने लगे। तभी उन्होंने दोनों को देखते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनके एक हाथ में चॉकलेट तो दूसरे में आइसक्रीम थी। दुआ और आरव को अपनी अपनी चीज़ें लेते हुए असद से शुक्रिया कहा। असद दुआ के करीब आए और प्यार से दुआ के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने दुआ से पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा आपकी? दुआ ने अपनी झुकी पलकें उठाकर असद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी चल रही हैं अब्बू। असद ने अपने पीछे खड़ी मन्नत को देखकर कहा, हमने तुमसे कहा था ना मन्नत, हमारी दुआ हमारा गुरूर है, एक दिन वो हमारा नाम रोशन करेगी, हमें हमारी दुआ पर पूरा भरोसा है। दुआ को असद की यही बातें डरा जाती थी। अगली सुबह एक लड़की ने सो रहे लड़के के होठों पर धीरे से अपने होठों को रखते हुए उसे किस किया। वो लड़की किस कर जाने लगी तभी लड़के ने उस लड़के को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें।
बहुत मुश्किल से मिली हो तुम मुझे। कहते हुए उस लड़के ने लड़की को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी एक आवाज़ उसके कानों में आई और उस लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो आवाज़ अलार्म क्लॉक की थी। उस लड़के ने देखा तो उसकी बाहों में कोई लड़की नहीं थी। वो लड़का समझ गया ये उसका सपना था। उस लड़के ने होठों को तिरछी कर हल्की सी स्माइल की और वो बेड से उठकर अपने बराबर में सो रहे लड़के को देखा। टेबल पर रखे पानी से भरे जग को उठाया और उसे लड़के पर उड़ेल दिया। वो लड़का जल्दी से उठकर घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। सामने खड़े लड़के को देखकर उस लड़के ने कहा, यार शौर्य, ऐसा कौन जगाता है? शौर्य ने राज की बातों पर कहा, जैसे तेरे अलार्म ने हर रोज़ मुझे जगाता है। अपनी बात पर कहकर शौर्य बाथरूम की ओर बढ़ गया। राज जो पूरा भीग गया था वो शौर्य को जाते हुए देखकर मन ही मन कहता है, क्या ये लड़का ना जाने वो बेचारी लड़की कैसे इस डेविल को झेलेगी। दुआ ने आईने में एक नज़र खुद को देखा और लाल दुपट्टे को पहनते हुए कहा, चल दुआ जल्दी कर, आज फिर से तू लेट हो गई। कहते हुए दुआ नीचे आई और बिना नाश्ता किए चली गई। ना जाने हमारी और ऑटो वाले की क्या ही दुश्मनी है। जिस दिन हम लेट होते हैं कोई ऑटो ही नहीं मिलता उस दिन हमें। दुआ ने ऑटो का इंतज़ार करते हुए खुद से कहा। और 20 मिनट बाद दुआ को एक ऑटो मिला। जैसे ही दुआ ऑटो में बैठने गई उसे कुछ याद आया और उसने फ़ौरन ऑटो वाले से पूछा, JNU के कितने पैसे लेंगे? ऑटो वाले ने कहा, 40 रुपये मैडम। दुआ स्माइल करते हुए ऑटो में बैठ गई। दुआ कुछ ही दूर गई थी कि आगे ट्रैफिक मिल गया। ट्रैफिक को देखकर दुआ के दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, लो बस अब इसी की कमी थी। तैयार हो जा दुआ, आज फिर से तुझे प्रोफेसर शर्मा की डांट खानी पड़ेगी। खुद से बातें करते हुए दुआ को फ़ोन रिंग हुआ। दुआ ने देखा ईशा का कॉल है। कॉल पिक कर दुआ ईशा से बात करने लगी। यार ये दिल्ली का ट्रैफिक मुंबई के ट्रैफिक को भी फेल कर देगा किसी दिन, राज ने शौर्य से कहा। शौर्य जो आज अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था, उसकी काली आंखें सामने के ट्रैफिक पर ही थी। शौर्य राज से बातें करने लगा। तभी एक कपड़ा उड़कर उसकी मुंह पर आया। शौर्य उस कपड़े को अपने हाथ से हटाने लगा। तभी उसमें से आ रही स्मेल उसे जानी पहचानी लगी। शौर्य उस कपड़े को हाथ में लेकर उसे देखने लगा। तभी राज ने कहा, ये लाल दुपट्टा किसका है? शौर्य ने दुपट्टे को देखते हुए कहा, पता नहीं। शौर्य जो अभी दुपट्टे को हाथ में लिए देख रहा था, तभी वो दुपट्टा उसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। ट्रैफिक क्लियर होते ही ऑटो चलने लगा। ऑटो के आगे बढ़ते ही शौर्य के हाथ से दुआ का दुपट्टा फिसल गया। शौर्य ने देखा सामने जा रहे ऑटो में से वो दुपट्टा अभी भी हवा में उड़ रहा था। शौर्य ने दी से कहा, ये वही है। तभी पीछे से गाड़ी का हॉर्न की तेज़ आवाज़ें आने लगी। शौर्य ने कार स्टार्ट की और ऑटो का पीछा करने लगा। राज ने चौंकते हुए कहा, शौर्य ये क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? मीटिंग हमारी आधे घंटे में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हो जाने दे, शौर्य ने कहा और वो ऑटो का पीछा करने लगा। क्या शौर्य और दुआ एक दूसरे सामने आ जाएंगे? क्या दुआ अपने अब्बू के गुरूर को कायम रख पाएगी? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने शौर्य की जान लेने की कोशिश की थी? एपिसोड 4 लाल दुपट्टे वाली। शौर्य ऑटो को ओवरटेक कर बीच सड़क पर अपनी कार रोककर खड़ा था। वो कार से टेक लगाए दोनों हाथ बांधे आंखों पर ब्लैक शीट्स लगाए खड़ा था। ऑटो जब उससे कुछ दूर पर रुका तो शौर्य ने अपने कदम ऑटो की तरफ बढ़ाए। शौर्य ने पास जाकर झुकाकर ऑटो के अंदर देखा तो वो ऑटो खाली था। शौर्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और ऑटो वाले से अपनी गुस्सैल आंखों से देखते हुए कहा, वो लड़की कहाँ है जो इस ऑटो में थी? ऑटो वाले ने शौर्य के गुस्से से डरते हुए कहा, वो लड़की तो बीच में रास्ते में ही उतर गई, उसकी सहेली उसे लेने आई थी। शौर्य ने गुस्से से अपना हाथ ऑटो की छत पर मारा और चला गया।
राज ने शौर्य को गुस्से से देखकर कहा, क्या हुआ, वो ऑटो में नहीं है क्या? शौर्य ने ना कहा और ड्राइव करने लगा। इधर ईशा के स्कूटी पर बैठी दुआ ने कहा, थैंक यू सो मच हमें टाइम से कॉलेज पहुंचाने के लिए और वो प्रोफेसर शर्मा की डांट से बचाने के लिए। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये फॉर्मेलिटी किसी और के साथ किया कर, मेरे साथ नहीं। दुआ ने इसी की बात पर ओके कहा और अंदर चली गई। कॉलेज के अंदर फेस्ट की तैयारियां जोरों से शोरों से चल रही थी। 2 दिन बाद ही फेस्ट था तो दुआ भी अपनी स्पीच याद करने में लगी थी। दुआ को भी 2 दिन बाद स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देनी थी। ऋचा मैडम ने भी स्पीच के लिए दुआ को ही चुना था। दूसरी तरफ SSR कॉरपोरेशन में आलिशान केबिन में राजा की तरह बैठे शौर्य अभी भी दुआ के बारे में ही सोच रहा था। यार ये क्या किया, हो गया ना 1 करोड़ का नुकसान, राज ने झल्लाते हुए कहा। शौर्य ने बिना किसी भाव से कहा, एक क्या मैं 100 करोड़ का नुकसान झेल सकता हूँ उसके लिए। राज ने शौर्य की अजीब नज़रों से देखा और शौर्य को इस तरह बदलते देखकर उसे पहले की बातें याद आने लगी। इसके लिए पहले पैसा ही सब कुछ था, पर आज ये लड़की उसके पैसों से बढ़कर हो गई। राज ने सोचते हुए खुद से कहा। राज शौर्य के कुछ कहता कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। राज ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा जिस पर अनमय का नाम फ्लैश हो रहा था। कॉल रिसीव करते हुए राज ने कहा, कुछ पता चला? कॉल के दूसरी तरफ से अनमय ने कहा, एक आदमी लगा है हमारे हाथ। राज ने स्माइल करते हुए कहा, गुड, हम अभी आ रहे हैं। कॉल कट करते हुए राज ने शौर्य से कहा, एक आदमी मिला है जिसने तेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। शौर्य के हाथ में वाइन का ग्लास था। राज की बात सुनकर उसने ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा कि वो टूटकर नीचे टुकड़ा टुकड़े में बिखर गया। शौर्य बिना कुछ बोले उठा और चला गया। राज भी उसके पीछे पीछे चला गया। रईसजादा मैंशन में मीरा यानी शौर्य की माँ हॉल में टहलते हुए बार बार मेन डोर की तरफ ही देख रही थी। उनके चेहरे पर परेशानियों के भाव साफ झलक रहे थे। मीरा को इतनी टेंशन में देखकर राधिका ने कहा, भाभी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? राधिका रमन की पत्नी और शौर्य की चाची है। मीरा ने राधिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, परेशानी की तो बात होगी ना राधिका, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आए वो सब। भाभी ट्रैफिक कि मैं फंस गई होगी या आ जाएगी, यहाँ आराम से बैठिए, राधिका ने मीरा को बैठाते हुए कहा। तभी मेन डोर के अंदर आते हुए कुछ लोगों पर मीरा की नज़र गई और मीरा के होठों पर एक स्माइल आ गई। दूसरी तरफ जब शौर्य और राज दोनों फार्म हाउस पहुंचे तो अनमय की गन पॉइंट पर एक आदमी बैठा था। शौर्य को देखकर अनमय खड़ा हो गया। शौर्य उस आदमी के सामने बैठते हुए बोला, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए तुझे जो 30 सेकंड दे रहा हूँ। किसके कहने पर तूने मेरी कार का ब्रेक फेल किया? शौर्य को गुस्से से लाल आंखों को देखकर वो डर से कांपने लगा। मैं नहीं जानता उस आदमी को, मुझे इस काम के लिए 10 लाख मिले, डील और बाकी सारी बातें कॉल पर ही हुई थी। राज ने गुस्से से कहा, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के मौत की कीमत सिर्फ 10 लाख? क्या मजाक है ये? अब सीधे सीधे सारी बात बता, वरना तेरी ये दुनिया छोड़ ना तय है आज। राज की बातें सुनकर वो आदमी और डर गया और कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानता सर, मैं सच में कुछ नहीं जानता, वो कॉल भी प्राइवेट नंबर से आते थे। उस शख्स ने इतना ही कहा था कि तभी गोली की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। शौर्य की गन से निकली बुलेट ने उस आदमी की जान ले ली थी। जब किसी काम से नहीं हो तुम तो जिंदा रहकर क्या करते? शौर्य जो डेविल पर्सनालिटी का इंसान था, वो 1 सेकंड भी देरी नहीं करता था अपने दुश्मनों की जान लेने में। उस आदमी के खून की छींटें शौर्य के चेहरे पर पड़ी थी। शौर्य अपनी जेब से अपना रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर से
खून के चींटे साफ करने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। शौर्य ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ बोल रहे शख्स की बातें सुनकर शौर्य की मुट्ठी फ़ोन पर कस गई और आंखों और गुस्सा दर्द दिखने लगा। शौर्य बिना किसी एक पल की देरी किए चला गया। राज और अनमय हैरानी से आंखें बड़ी कर शौर्य को जाते हुए देख रहे थे। अनमय ने राज से पूछा, इन्हें क्या हुआ? राज ने कहा, पता नहीं यार, और वो भी शौर्य के पीछे पीछे चला गया। JNU कॉलेज के कैंटीन में दुआ अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठी थी और समोसे खाते और कॉफ़ी पीते हुए फेस्ट के बारे में ही बातें कर रही थी। कॉफ़ी के बाद समोसे थोड़ा अजीब है या क्या करें, चाय दुआ को कुल्हड़ वाली पसंद है और कैंटीन में कुल्हड़ वाली चाय मिलती नहीं तो दुआ कॉफ़ी से ही काम चला रही थी। तभी आयशा हंफते हुए उसके पास आई और दोनों हाथ कमर पर रखकर झुकते हुए लंबी लंबी सांसें लेते हुए आयशा ने कहा, गाइस ए गुड न्यूज़। फेस्ट से नेक्स्ट डे कॉलेज वाले हम एक छोटे से ट्रिप भेज रहे हैं 2 दिन के लिए जयपुर। आयशा की बातें सुनकर ईशा, ऋषि और मोहित तीनों ऐसे खुश हो गए मानो उनकी 50 लाख की लॉटरी लग गई हो। ईशा ने दुआ के चेहरे पर तनाव देखकर कहा, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों मुंह लटकाए बैठी है? आयशा ने कहा, तू क्या खुश नहीं इस ट्रिप को लेकर? तभी ऋषि ने कहा, अरे नहीं यार, ये इसलिए परेशान है, अंकल शायद इसे परमिशन नहीं देंगे ट्रिप पर जाने के लिए। तीनों को बातें सुनकर दुआ ने खींचते हुए कहा, ये बात नहीं है यार, तो क्या बात है, बताना हमें यार। मोहित ने शांत और सहजता से पूछा तो दुआ ने रुआनी आवाज़ में कहा, मेरे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है यार। तो ये बात है। चारों ने एक साथ कहा, हाँ यही बात है। दुआ ने लगभग रोते हुए कहा, ज़्यादा परेशान मत हो मेरी जान, अभी 2 रात हैं, जाकर कंप्लीट कर लेना अपनी असाइनमेंट। ईशा की बात पर दुआ ने कहा, मुझे पता है ना हमें सोना कितना पसंद है, तुझे मालूम है ना कितना पसंद है मुझे सोना, कैसे जागेंगे हम? आयशा ने कहा, वो तू मुझ पर छोड़ दे। गाइस, वैसे एक बात पता है तुम्हें, ये ट्रिप ना हमारे कॉलेज के मेन ट्रस्टी ने स्पॉन्सर की है। आयशा ने फिर से कहा और उसकी बातें सुनकर सब खुश हो गए। शौर्य जब रही ज़्यादा मेंशन में एंटर हुआ तो उसने अपनी परेशान नज़रों से चारों तरफ दौड़ाया और उसकी नज़रों का सफ़र मीरा पर जाकर रुका। शौर्य मीरा के पास आया और उसे गले से लगाते हुए बोला, आप ठीक तो है ना माँ? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मीरा ने कहा। आप ठीक हैं तो वो फ़ोन? शौर्य ने बीच में रुकते हुए मीरा से कहा, मैंने ही राधिका से कहा था झूठ बोलने के लिए। पर आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी माँ, वो भी ऐसा झूठ? शौर्य को फिर से बीच में रोकते हुए मीरा ने कहा, झूठ नहीं बोलती तो क्या सच सुनकर तुम यहाँ आते? मीरा ने हॉल में बैठी लड़कियों को देखते हुए कहा। शौर्य ने अपनी माँ की नज़रों का पीछा कर उन लड़कियों को देखा। करीब 20 लड़कियाँ सोफे पर बैठी आंखों में चमक लिए शौर्य को देख रही थी। वो सभी एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी और अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिश लग रही थी। उनका दिल शौर्य को देखकर जोरों से धड़क रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि एक नज़र उन्हें देख ले। शौर्य ने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर शांत लहजे में कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ये सब मत करिए, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं करनी शादी। पर बेटा, परवर कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ और आगे से मुझसे ऐसे झूठ मत बोलना। शौर्य ने अपनी बात कहकर बिना मीरा की बात सुने चला गया। शौर्य के जाने पर राज आया और माहौल देखकर समझ गया वहाँ क्या हुआ है। राज भी बिना कुछ कहे वापस चला गया। वो सभी लड़कियां भी मुंह बनाते हुए चली गईं। मीरा सोफे पर बैठ गई और खुद से ही बोली, क्या मेरा बेटा,
क्या मेरा शौर्य कभी शादी नहीं करेगा? क्या जिंदगी भर अकेला ही रहेगा? मीरा को समझते हुए राधिका ने कहा, शौर्य की शादी होगी भाभी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं कुछ कहूँ भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो? राधिका ने झिझकते हुए कहा। हाँ कहो राधिका, मीरा ने कहा। भाभी, आपने मेरी बहन की बेटी सुनैना को देखा ही है ना? वो लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके कल ही इंडिया आई है और सुनैना बचपन से शौर्य को जानती है और उसे पसंद भी करती है। आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ? राधिका की बातों को मीरा ने खुश होते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बस ऐसी लड़की चाहिए शौर्य के लिए, जो शौर्य के अकेलेपन को दूर कर सके, दिल से उसके दिल में अपनी जगह बना ले और बहुत प्यार करे उससे। दुआ का घर। लगातार डोरबेल की आवाज़ सुनते कर खाना खा रही दुआ ने उठते हुए कहा, हम देखते हैं कौन है। कौन है? कहते हुए दुआ ने डोर ओपन किया तो उसने सामने दो शैतान लड़कियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर दुआ खुद को चीखने से रोक नहीं पाई और दुआ ने चीखते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ईशा ने आयशा से ज़बरदस्ती दुआ को धक्का देकर अंदर आते हुए बोली, तेरी हेल्प करने आई है। कहते दोनों डाइनिंग टेबल के पास आई और अपनी अपनी चेयर पीछे कर बैठते हुए बोली, आंटी आज हम नहीं, दो दिन तक हम यहीं रहने वाले हैं। दोनों की बातें सुनकर असद ने कहा, बेटा ये भी तुम दोनों का ही घर है, जब तक रहना चाहो तब तक रहो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मन्नत ने भी दुआ के हिस्से का सारा प्यार दोनों के ऊपर लुटाते हुए कहा, बेटा थोड़ा और लो और अच्छे से खाओ, तुम दोनों कितनी कमज़ोर लग रही हो। मतलब ये दोनों लड़कियां भी डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठ गई दुआ के साथ। 2 दिन बाद बेंच पर बैठी दुआ बार बार झपकियां ले रही थी। नींद जैसे दुआ के साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। दुआ ने खींचते हुए खुद से कहा, ईशा, आयशा, हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। 2 रातों से तुम दोनों ने हमें सोने नहीं दिया। अगर ये नींद हम पर ऐसे ही हावी रहेगी तो हम स्पीच और परफॉर्म कैसे करेंगे? आज तू रहने दे, मैं ड्राइव करता हूँ। राज कहते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शौर्य ने बैठते ही राज के कार स्टार्ट कर दी। शौर्य अपने टैब में काम कर रहा था। ब्रेक लगने पर शौर्य ने अपनी नज़रें टैब से हटाकर सामने देखा। ये कहाँ ले आया तू मुझे? सामने का नज़ारा देखकर शौर्य ने राज से कहा, तू यहाँ हो रहे फंक्शन का आज चीफ गेस्ट है, इसलिए तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। राज की बातों पर शौर्य ने कहा, तुझे मेरी एक एक सेकंड की कीमत पता है ना? फिर भी तू ये चाहता है मैं अपनों करोड़ों का लॉस कर इस कॉलेज के बकवास फंक्शन को अटेंड करने आऊँ? मैं नहीं चाहता ऐसा, माँ चाहती है। उनका फ़ोन आया था, उनके कहने पर ही मैं ये सब कर रहा हूँ। माँ का नाम सुनकर शौर्य चुप हो गया। कौन थे वो लोग जो शौर्य को मारने के लिए चालें चल रहे थे? क्या इस बार दुआ और शौर्य की मुलाकात हो पाएगी? सो लिसनर्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो अपने कमेंट्स और रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें, तभी तो हमें भी मज़ा आता है। और फिर अब नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज़ एपिसोड 5। एपिसोड 5, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। मेरे हर एक सेकंड की कीमत पता है तुझे, फिर भी तू मुझे यहाँ ले आया। शौर्य ने गुस्सा करते हुए राज से कहा। तो राज ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ तुझे अपनी मर्ज़ी से नहीं लाया हूँ, माँ के कहने पर लाया हूँ। माँ का फ़ोन आया था। माँ का नाम सुनकर शौर्य खामोश हो गया। वो राज ने फिर से कहा, यार 1-2 घंटे की तो बात है, वैसे भी तू इस कॉलेज का मेन ट्रस्टी है। तेरे दादा कॉलेज के फेस्ट में हर साल चीफ गेस्ट बनकर शामिल होते थे। दादू के बाद तेरे पापा और अब माँ चाहती है कि अब से तू यहाँ आएगा हर फेस्ट पर चीफ गेस्ट बनकर। राज की बातें सुनकर शौर्य ने कहा, मुझे नहीं है पसंद ये सब।
पर अब तुझे ये फंक्शन अटेंड करना ही पड़ेगा, माँ ने जो कहा है, राज ने शौर्य को चिढ़ाते हुए कहा। शौर्य कार से निकलते हुए वो तो राज ने उसे रोकते हुए कहा, पता चल गया उसका, जिसने तेरे रूम में उस लड़की को भेजा था तुझे खुश करने के लिए। राज की बातों पर शौर्य ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। राज ने शौर्य का इशारा समझते हुए एक नंबर डायल किया और शौर्य की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। शौर्य ने फ़ोन कार्ड पर लगाया और कॉल के रिसीव होते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे मुझे खुश करने का, मेरे पास लड़कियां भेजने का, तो तू अगली बार तुझे खुश करने के लिए अपनी बेटी को ही भेज देना। शौर्य ने गुस्से से अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा और कॉल कट कर राज को फ़ोन देते हुए कहा, मुझे इसकी कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम पर चाहिए। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हो जाएगा। फिर दोनों कार में निकल और अपने जेब में हाथ डालकर खड़े हो गए। शौर्य ने ग्रे कलर का सूट पहना था तो वहीं राज ने नेवी ब्लू कलर का। दोनों ने आंखों पर शेड्स लगे थे और ब्लैक कलर के वो दोनों ही चार्म और कूल लग रहे थे। कॉलेज की लड़कियां ने शौर्य को देखा कर दोनों हाथ अपने गालों पर रख मुंह खोलते कहा, SSR हमारे कॉलेज में। एक लड़की ने कहा, आज का तो दिन ही बन गया यार, SSR को लाइव देखने का मौका मिला है। दूसरी लड़की ने कहा, अगर मुझे पता होता आज मैं SSR से मिलने वाली हूँ तो मैं मेक ओवर करवा लेती। तीसरी लड़की ने कहा, कितना हॉट है यार। चौथी ने कहा, काश मैं इन्हें किस कर सकती। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स लड़कियां शौर्य को देखकर कर रही थीं, जिन्हें मैं यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकती। शौर्य के कान उन सभी कमेंट्स को सुन रहे थे, पर उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था और वो सब सुनने के बाद भी एकदम शांत खड़ा था। तभी उन लड़कियों के बीच से होते हुए कॉलेज के डीन और प्रोफेसर आ गए, जिन्होंने शौर्य का वेलकम किया और शौर्य को अपना साथ ले गए। ऑडिटोरियम रूम में जहाँ फंक्शन हो रहा था, शौर्य और राज प्रोफेसर के साथ सबके साथ आगे के रो में बैठे थे। शौर्य, जिसे उस फंक्शन से कोई लेना नहीं देना नहीं था, वो अपने टैब में नज़र गड़ाए काम करने लगा, तो वहीं राज उस फंक्शन में बहुत एंजॉय कर रहा था। एक एक करके लड़कियां स्पीच और डांस परफॉर्म कर रही थीं। दूसरी तरफ दुआ आईने के सामने बैठी रेडी हो रही थी। दुआ 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 मेरी जान, पता है आज कौन आया है कॉलेज में? आयशा ने खुशी से चीखते हुए दुआ के दोनों कंधों को पकड़ हिलाते हुए कहा। दुआ ने झुल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें आयशा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई सुपरस्टार आ गया हो। अरे वो सुपरस्टार से कम थोड़ी ही है मेरी जान, ऐसा भी कौन आ गया, तुम खुशी से मरी जा रही हो। दुआ ने अपनी उसकी एक्साइटमेंट देखते हुए कहा। SSR शौर्य सिंह रईसजादा, जो इस कॉलेज के मेन ट्रस्टी हैं। आयशा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर दुआ अपनी ड्रेस का दुपट्टा ठीक करने लगी, पर आयशा उसका बोलना बंद नहीं हुआ। यार वो किसी हैंडसम और हॉट है, कितने हैंडसम, बाप रे बाप। आयशा की बातों पर दुआ ने कहा, यार आयशा, तुझे तो हर दूसरा बंदा हॉट ही लगता है, इसमें नया क्या है? दुआ की बातें सुनकर आयशा ने कहा, यार वो सच में बहुत हॉट है, हॉट ही नहीं सुपर हॉट है, सुपर डुपर सुपर हॉट है। हो गया अब तुम्हारा, अब हम रेडी हो जाएं, हमारा नंबर आने वाला है परफॉर्मेंस के लिए। हाँ ठीक है, तू रेडी हो, हाँ जा, तुझे वहीं मिलते हैं। आयशा के जाने के बाद दुआ रेडी होने लगी। ऑडिटोरियम रूम में, यार ज़रा सामने तो देख, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ये गर्ल्स, थोड़ी तो एंजॉय कर, क्या तूने भी टैब में घुसा हुआ है? राज की बातें सुनकर शौर्य ने कहा, तुझे मैंने पहले ही कहा था मुझे ये सब पसंद नहीं है। शौर्य ने बिना राज की तरफ देखे कहा और टैब में काम करता रहा। तभी म्यूज़िक चेंज हुआ और एक दूसरी लड़की स्टेज पर आई। बैक डांसर के साथ दुआ स्टेज पर
एक म्यूज़िक के साथ अपने स्टेप करने लगी। ना पीला ना नीला, ना काला ना गोरा, अभी है दुपट्टा मेरा कोरा कोरा। राज जिसकी नज़र स्टेज पर ही थी, दुआ जिसकी बैक अभी भी ऑडियंस की तरफ ही थी। राज उसने दुआ को देखते हुए कहा, शौर्य देख तो सही एक बार, क्या लड़की है, इसे देखकर तो तू उस लाल दुपट्टे वाली को भी भूल जाएगा। राज ने इतना कहने पर ही शौर्य ने दुआ की तरफ नहीं देखा। शौर्य की कोई रिस्पॉन्स ना करता देख राज ने ज़बरदस्ती शौर्य के नीचे झुके चेहरे को पकड़ते हुए सामने कर दिया। ठीक उसी टाइम दुआ ने गाने के बोल पर स्टेप करते हुए ऑडियंस की तरफ मुड़ी। हूँ मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, अगर करे दिल तेरा ओ, अगर करे दिल तेरा आ, रंग दे दुपट्टा मेरा। दुआ जो गाने के बोल के साथ डांस के स्टेप कर रही थी, उसे नहीं पता था कि दो आंखें कब उसे ही देख रही हैं बिना पलके झपकाए। इससे आशिक देख लो हजारों हैंड्स पे जीने मरने की तैयार हैं, और कोई ले जाए बाद में तू पछताए, तो अभी वो सारे बेबस हैं, लाचार हैं, अगर करे दिल तेरा। दुआ को अपने सामने देखकर शौर्य को ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी उसे मिल गई हो। शौर्य के होठों पर हंसी और उसे एक टक दुआ को देखते राज ने मन ही मन खुद से बोला, ये क्या अभी तो ये देख ही नहीं रहा था और अब पलके झपकाना ही भूल गया। दुआ सच में डांस करते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी दुआ के सारे दोस्त स्टेज पर पहुंच जाते हैं और उसके साथ डांस करने लगते हैं। गोरे तन पे 15-16 साल से मैंने इसके रखा है संभाल के, तू चाहे मुझको पाना तो घर मेरे आ जाने जाने जान ले जाना, मुझ पे लाल चुनरिया डाल के अगर करे दिल तेरा। गाने के बोल कुछ ऐसे ही थे जिन्हें सुनकर शौर्य को लगा कि दुआ ने उससे ही कह रही हो, और शौर्य यही सोचता हुआ मुस्कुराने लगा। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। डांस करते हुए दुआ स्टेज पर आगे की ओर आ गई। दुआ को नहीं पता था उसका दुपट्टा साजिश कर रहा है उसे स्टेज से नीचे गिराने की। दुआ का दुपट्टा उसके पैरों से उलझ गया और वो खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। गिरने के डर से दुआ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दुआ को एहसास हुआ कि उसे चोट नहीं लगी। अगर वो गिरी तो उसे चोट क्यों नहीं लगी? दुआ ने इसी उलझन में अपनी आंखें धीरे धीरे खोल उसकी आंखों के सामने एक सांवला सा चेहरा था जिस पर दो बड़ी बड़ी आंखें थीं जो उसे ही घूर रही थी। उन आंखों का रंग ब्राउन था और ब्लैक था। उन आंखों को दुआ ने अच्छे से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी। शौर्य दुआ को स्टेज से गिरता देख जल्दी से उठा और फुर्ती से उसके पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दुआ की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर डर देखकर शौर्य धीरे से मुस्कुराया। दुआ ने उन ब्लैक ब्राउन रंगों वाली आंखें को ऑनर को देखा और मन ही मन खुद से कहा, ये हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ये हमें घूर क्यों रहे हैं। तभी ईशा और आयशा दोनों दुआ के पास आ गईं। शौर्य ने दुआ को देखा और मन ही मन खुद से बोला, आखिर मुझे मिल ही गई, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। शौर्य सुनकर शौर्य अपने ख्यालों से बाहर आया और दुआ को सही से खड़े करते हुए उसके पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं थैंक्स, हमें गिरने से बचाने के लिए। दुआ थैंक्स बोलकर दूसरी तरफ से स्टेज पर वापस चली गई और स्पीच देने लगी। शौर्य ने स्पीच देती हुई दुआ को देखा और राज के कान में धीरे से कुछ कहा। राज मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, हो जाएगा। फेस्ट खत्म होने के बाद अपनी ड्रेस चेंज कर बाहर आई तो ईशा और आयशा दोनों उसे अजीब नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। दुआ ने दोनों को खुद से ऐसे देखा और पूछा, तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रही हो? ईशा ने दुआ का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाते हुए बोली, मेरी जान, सब एसएसआर को करीब से देखने के लिए तरस रहे हैं।
और तू सीधा उनकी बाहों में जा गिरी। यार सच में कैसे हीरो की तरह तुझे गिरते हुए देखकर तुझे अपनी बाहों में थाम लिया। हाय काश तेरी जगह मैं होती यार, आयशा ने आहें भरते हुए कहा। दुआ ने उन दोनों लड़कियों को देखा जो एक लड़के के लिए पागल हुई जा रही थी। दुआ ने ईशा को घुटते हुए देखकर कहा, ईशा तेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, याद है या भूल गई? ईशा ने अपनी एक आंख दबाते हुए अपनी जीभ पर दांत के बीच ले लिया। यार ऋषि को तो मैं भूल ही गई, कहीं उसने मुझे सब कहते हुए सुन लिया तो। ईशा ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो सब एक साथ बाहर आई। ईशा अपनी स्कूटी से चली गई तो आयशा को पिक करने उसकी कार आई थी। दोनों के जाने के बाद दुआ इधर उधर देखने लगी। तब एक अंकल दुआ के बराबर में आकर खड़े हो गए। दुआ ने अपने स्टेप अंकल के स्पेस में मिलाए और उनके साथ रोड क्रॉस करने लगी। दुआ ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अकेले रोड क्रॉस करने में डर लगता था। दूसरी तरफ जाकर दुआ ने ऑटो किया और चली गई। दुआ का ऑटो के पीछे एक ब्लैक कार की रेंज रोवर चल रही थी। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ब्लैक कार किसकी थी। हाँ, ये शौर्य की कार थी। शौर्य कार में बैठे हुए ही दुआ की सारी हरकतें देख रहा था। उसे ये भी समझ आ गया था कि दुआ को रोड क्रॉस करने में डर लगता है। आखिर दुआ और शौर्य की मुलाकात हो ही गई। तो अब क्या करने वाला है शौर्य? दुआ जो शौर्य के इरादों से अनजान है, क्या उसके जाल में फंस कर रह जाएगी? तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है। एपिसोड 6, तुम मेरी हो। दुआ ऑटो से निकलकर फिर से इधर उधर देखने लगी और बड़बड़ाते हुए खुद से ही बोली, कोई तो ऐसा मिल जाए जो हमें ये रोड क्रॉस करवा सके। दुआ की नज़र इधर उधर दौड़ रही थी पर उसे कोई नहीं दिखा। दुआ ने निराश होते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। दुआ से कुछ दूरी पर खड़ी कार में से शौर्य सब कुछ देख रहा था। उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया और कैप पहनी, कार से निकला और शौर्य दुआ के पास आकर खड़ा हो गया। दुआ ने जैसे ही अपने बराबर में 2 काले जूते देखे, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। दुआ ने उन काले जूतों को देखते हुए अपने कदम उनसे मिला लिए। दुआ की नज़रें उन जूतों को आगे पीछे हो रहे स्टेप पर ही थी और शौर्य जो दुआ को तंग कर रहा था, वो जानबूझकर कभी आगे बढ़ता तो कभी पीछे हट जाता। दुआ को अपने कदम से कदम मिलाता देख शौर्य के दिल को सुकून मिल रहा था और उसे एक अलग ही एहसास ने घेर लिया था। दुआ को और तंग ना करते हुए शौर्य ने उसे रोड क्रॉस करवाया। रोड क्रॉस करते ही दुआ ने आगे देखा ना पीछे, सीधा अपने रास्ते को चली गई। फ़ोन पर बात कर रहे शख्स ने दूसरी तरफ बोल रहे शख्स की बातें सुनकर फ़ोन की जोर से पटका और वो बेचारा फ़ोन टुकड़ों में बिखर गया। रमन ने गुस्से में अपने दोनों हाथ डेस्क पर पटके और दांत पीसते हुए कहा, आखिर कब तक मुझे तुम्हारे सामने ऐसे हाथ फैलाना पड़ेगा? कहते हुए रमन की आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। तभी रमन के लैंडलाइन से कॉल कर अपनी सेक्रेटरी रोजी को अपने कैबिन में बुलाया। शौर्य अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी राज अंदर आया और हाथ में पकड़ी फाइल को शौर्य के सामने रखते हुए कहा, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़, पहले कौन सी सुनना चाहोगे? राज को बातें और उसके एक्सप्रेशन दोनों सेम थे, एकदम सीरियस। शौर्य ने अपनी नज़र लैपटॉप से हटाई और राज के देखने लगा। राज को सीरियस लुक में देखकर शौर्य ने राज को बोलने का इशारा किया। राज ने कुछ गुड न्यूज़ ये है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिंगल है। राज की बात सुनकर शौर्य धीरे से मुस्कुराया। तभी राज ने फाइल खोलकर शौर्य के सामने रखते हुए कहा, उसका नाम दुआ अहमद खां है, वो एक मुस्लिम है शौर्य। राज की बात सुनने के बाद भी शौर्य के एक्सप्रेशन नहीं बदले। राज ये देखकर शॉक्ड था। राज ने कहा,
क्या तुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके मुस्लिम होने से? राज ने जिस फाइल को शौर्य के सामने खोल कर रखा था उसमें दुआ की एक फ़ोटो भी थी। शौर्य ने दुआ को फ़ोटो को हाथ में लेकर देखते हुए कहा, फ़र्क क्यों पड़ेगा? फ़र्क तो मुझे तब भी नहीं पड़ता जब वो मैरिड होती। राज शौर्य की बातों पर उसे हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो शौर्य की बातों का क्या जवाब दे। राज ने कुछ सोचते हुए फिर से कहा, उसे तो फ़र्क पड़ेगा ना, वो तो नहीं मानेगी ना। जिस वक्त उसने मुझे छुआ उस वक्त से वो मेरी हो गई और किसी में इतनी हिम्मत नहीं मेरी किसी भी चीज़ को छूने की मुझसे छीन सके। हमारे कुछ आदमियों को दुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए कहो, अगर कोई उसे आँख उठाकर देखे तो उसकी आँखें छीन लो। शौर्य उठा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। बालकनी की बाउंड्री पर अपने दोनों हाथ रखकर दिल्ली शहर को अपनी काली भूरी आंखों से देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता तू ये कैसे करेगा। इस वीक के एंड होने से पहले मुझे दुआ मेरे पास चाहिए। शौर्य की बात सुनकर राज को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। शौर्य उठकर बालकनी की तरफ जाने लगा। तभी राज भी पानी का गिलास हाथ में लिए पानी पीते हुए उसके पीछे बालकनी में आ गया था। अभी जब शौर्य ने दुआ को अपने पास रखने वाली बात कही तो राज के मुंह से सारा पानी निकल गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। राज ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, भाई कैसे ये करूँगा, आप ही बताओ ना, मैं ये उसे तेरे पास कैसे लेकर आऊँ। मैं राज की बात को अनसुना कर बिना कुछ सवाल दिए शौर्य कैबिन में आ गया और काम करने लगा। दुआ का घर। अहमद न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और दुआ उनके पीछे खड़े हाथों की उंगलियों को आपस में मसल रही थी। दुआ को समझ नहीं आ रहा था वो उनसे कैसे बात करे। दुआ ने ऐसी लंबी सांस ली और जैसे ही कुछ कहने को हुई उससे पहले ही अहमद ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ही कहा, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? आपको हर बार कैसे पता चल जाता है अब्बू? असद ने फिर से न्यूज़पेपर में नज़रें गड़ाए हुए ही कहा, आप हमारी बेटी हैं, हम आपकी मौजूदगी को कैसे नहीं पहचानेंगे। चलिए अब बात घुमा फिरा के मत करिए और बताइए क्या बात है। अब्बू, आज शाम हमारी यूनिवर्सिटी से एक छोटा सा ट्रिप जा रहा है 2 दिन के लिए जयपुर। आप जाना चाहती हैं? असद ने पूछा। आप मना करेंगे तो हम नहीं जाएंगे, दुआ ने धीरे से कहा। आप जानती हैं ना, हमने आज तक आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। तो क्या हम जा सकते हैं? दुआ ने खुश होते हुए कहा और पीछे से आगे आकर उसके सामने बैठ गई। असद ने प्यार से दुआ के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप जा सकती हैं, पर अपना ख्याल रखिएगा, हमें जमाने पर नहीं पर आप पर पूरा भरोसा है। दुआ ने असद के हाथ में अपने हाथों को बीच लेते हुए कहा, हम आपका ये भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे अब्बा। असद ने फिर से दुआ के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाइए, जाकर आप पैकिंग कर लीजिए अपनी। पैकिंग करते हुए दुआ मन ही मन मुस्कुरा रही थी। 2 शैतान आंखें जो दुआ को घूर रही थी, दुआ उस बात से अनजान थी। आपा, आप तो अकेले अकेले घूमने जा रही हैं, मुझे भी जाना था, आरव ने अंदर आते हुए मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, तुम्हारे स्कूल वाले क्या तुम्हें नहीं भेज रहे? तुम्हें कहीं जो हमारे साथ जाना चाहते हो? क्या आपा, मैं आपका छोटा भाई हूँ, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचिए, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। आप हमें अपने साथ नहीं ले जा सकती तो कुछ ला तो सकती है ना हमारे लिए, आरव ने बातों पर दुआ ने कहा। बताओ क्या चाहिए आपको? हमारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आना, कुछ ऐसा जो हम अपने सभी फ्रेंड्स को दिखा सके। आपको पता है अनुज के अपा मुंबई से उसके लिए न्यू आईपैड लेकर आई थी,
उसके लिए ऐसा कुछ आप हमारे लिए ले आना। हम मुंबई नहीं जा रहे हैं और वहाँ से हम सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही चीज़ ला सकते हैं। दुआ ने जवाब दिया, क्या? ऊँट? क्या? ऊँट? ऊँट का क्या करेंगे? उसे तो हम स्कूल भी नहीं ले जा सकते। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा तो दुआ ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, हमारे छोटे भैया और हमारे क्राइम पार्टनर, तुम टेंशन मत लो, हमें जो अच्छा लगेगा हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। चलो अब हंस भी दो, थोड़ा सा हंस दो। बोलते हुए दुआ आरव को गुदगुदी करने लगी। शाम हो गई और सब यूनिवर्सिटी की पार्किंग में बस में बैठ रहे थे। दुआ को छोड़ने असद उसके साथ आए थे। बस में चढ़ते हुए दुआ ने एक नज़र असद को देखा। वो दुआ को बाई कर रहे थे। दुआ ने भी अपना एक हाथ हिला दिया। कुछ ही देर में बस दिल्ली से बाहर जा चुकी थी। पूरी रात का सफ़र था तो सब खूब एंजॉय कर रहे थे। दुआ विंडो सीट पर बैठी थी और बाहर देख रही थी। ठंडी हवा दुआ के चेहरे को छू रही थी। दुआ को बहुत हल्का और अच्छा फील हो रहा था। दुआ की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। बस एक ढाबे पर जाकर रुकी। रात के 12 बज रहे थे। तभी दुआ 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 उठ यार, कितनी सोएगी, कहते हुए ईशा ने दुआ को जगाया। दुआ जो नींदों के समंदर में गोता लगा रही थी, अपनी अर्ध खुली आंखों से ईशा को देखा और नींद में ही बोली, सोने देना यार, पिछले 2 दिनों से तो तुम दोनों ने सोने नहीं दिया हमें। होटल पहुंचकर मन भर के सो लेना। अभी उठ जा यार, देख पूरी बस खाली हो गई है। चल हम भी चलकर कुछ खा लेते हैं। आयशा की बातों पर दुआ ने कहा, तुम दोनों जाकर खा लो, हमें नहीं खाना। दुआ की बातों पर दोनों ने उसे ज़बरदस्ती उठाया और दुआ को मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। दुआ बस से बाहर तो आ गई पर नींद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नींद में चल रही दुआ का पैर पत्थर से टकरा गया और दुआ गिरने लगी। तभी 2 मजबूत हाथों ने दुआ को थाम लिया। नींद से भरी दुआ की आंखें गिरने के डर से खुल गईं। दुआ ने अपने ऊपर झुके चेहरे को देखा तो खुश होते हुए कहा, थैंक यू यार मोहित, तुमने हमें गिरने से बचा लिया। तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही संभालता रहूँगा। मोहित की बातें दुआ को सुनी पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सीधा वॉशरूम चली गई मुंह धोने, ताकि उसकी नींद से भरी आंखें खुल सके। मोहित खड़ा हुआ और जो जाते हुए देख रहा था। तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ऋषि ने कहा, ये अच्छा मौका है, अब तो तू उसे अपने दिल की बात बता दे यार, उसे पसंद करता है तू। हाँ यार मोहित, 3 साल हो गए, अब तो तू दुआ को प्रपोज कर ही दे, इससे पहले तेरी दुआ किसी और की हो दुआ बन जाए। ईशा ने मोहित के दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मोहित ने दोनों को बातें सुनकर कहा, डर लगता है यार, कहीं उसने मना कर दिया तो उसे पाने के चक्कर में मैं उसकी दोस्ती भी ना खो दूँ। मोहित की बातों पर आयशा ने कहा, बात सही है तेरी यार, कहीं दुआ को कोई और ले ही गया तो क्या तू उसे किसी और का होते हुए देख सकता है? नहीं, दुआ सिर्फ मेरी है और किसी और की कभी नहीं हो सकती। मोहित ने थोड़ा गुस्से में कहा और चला गया। दिल्ली में शौर्य का एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में दुआ की तस्वीर थी। शौर्य बालकनी में बैठा था। उसने दुआ की तस्वीर से नज़र हटाई और चांद को देखते हुए बोला, तुम दुआ हो, तुम्हें मांगते सभी हैं पर तुम आई सिर्फ मेरे लिए हो। जिस पल तुमने मुझे छुआ उसी पल तुमने मेरी हो गई। शौर्य अपनी बात को पूरा हक के साथ कह रहा था। शौर्य जो दुआ पर अपना हक समझने लगा था तो वहीं दुआ शौर्य और मोहित को इरादों से अनजान दाल बाटी चूरमा खा रही थी। वाओ यार, कितना टेस्टी है, दुआ ने खाते हुए आंखें बंद कर कहा और आगे अपनी है और जारी रखते हुए आगे कहा, ऊपर से ये छाछ, यार मज़ा ही आ गया। अपनी आंखें खोलो और देखो, सब खा कर जा चुके हैं, हमें भी चलना चाहिए वरना बस हमें छोड़कर चली जाएगी, ईशा ने कहा।
दुआ ने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया और बस में आकर बैठ गई। एक बार फिर बस चल पड़ी। दुआ ने खिड़की से अपना सिर लगाया और बाहर देखने लगी। क्या होगा जब दुआ को मोहित और शौर्य के इरादों का पता चलेगा? दुआ किसे चुनेगी, शौर्य और मोहित में से? क्या करेगा शौर्य जब उसे मोहित के इरादों के बारे में पता चलेगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। एपिसोड 7, दूसरी मुलाकात। हमें जयपुर यानी सबको जयपुर आए पूरा एक दिन बीत गया था। सच कहते हैं जयपुर बहुत ही खूबसूरत है। राजस्थानी बोली और उनका पहनावा दोनों ही कमाल के हैं। राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल जो हम पुरानी यादों में ले जाते हैं। हम जयपुर किले में थे। वहाँ की हर एक चीज़ को छू कर हम महसूस कर रहे थे उन एहसासों को जो कभी यहाँ रहने वाले लोगों को किया करते थे। हमारे बढ़ते कदम अचानक ही रुक गए। हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। यहाँ पे हम का इस्तेमाल दुआ और उसके साथियों के लिए किया गया है और कई जगह यहाँ पे मैं का प्रयोग दुआ के लिए किया गया है। हम फिर से उन एहसासों में डूब गए थे और आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। ना जाने क्यों पर हमारा दिल जोरों से धड़क रहा था। हमें ऐसा क्यों लगा रहा जैसे हमें कोई देख रहा हो। हमने खुद से ही कहा और पीछे मुड़कर एक बार फिर देखा। इस बार भी कोई नहीं था। अपने सिर पर धीरे से मारते हुए हमने कहा, हम भी ना कुछ भी सोचते हैं। किले के दूसरे छोर पर एक दिन बचा है। क्या करने की सोची है तूने? दुआ को प्रपोज करना है या नहीं? ऋषि ने पूछा तो मोहित ने कहा, करना तो है यार, पर डरता हूँ कहीं उसे खो ना दूँ। तू इसी डर से जीता रहे और दुआ को कोई और लेके जाएगा, ऋषि ने मोहित से कहा और चला गया। मोहित वहीं खड़ा सोचता रह गया। दुआ जो किले के कॉरिडोर में घूम रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमने उस हाथ को अपने कंधे पर महसूस करते ही हम डर गए। यानी दुआ डर गई। दुआ डर गई। दुआ डर सच हो गया। दुआ का डर सच हो गया। सच में दुआ का कोई पीछा कर रहा है। बहुत हिम्मत कर उसने पीछे पलट कर देखा। ईशा को सामने देखकर आंखें बंद कर उसने लंबी लंबी सांसें ली। ईशा ने हमारे चेहरे पर आए डर को देख लिया। क्या दुआ, तू इतना डर हुई है? ईशा ने पूछा। कुछ नहीं, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ये आयशा कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही हमें? उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। आयशा किले के दूसरी साइड है, चलना यार, कुछ पिक्स लेते हैं, कितना सुंदर किला है, ईशा ने चखते हुए कहा और हम दोनों पिक्स लेने लगे। किला से निकलने के से पहले हमने कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ भी लिए। दुआ जब किले से निकल रही थी तो किले के ऊपरी हिस्से पर ब्लैक सूट पहने एक शख्स दोनों हाथ अपने अगल बगल वाले पिलर से टिकाए खड़ा था और उस शख्स की काली भूरी आंखें दुआ को ही देख रही थी। तभी एक आदमी शौर्य के पास आया। शौर्य को एक मेमोरी कार्ड देते हुए उस आदमी ने कहा, सर, इस कार्ड में मैम और की सारी फुटेज है। शौर्य ने उस कार्ड को लिया और तभी राज को, जो उन दोनों के पीछे खड़ा था, नोटों का एक बंडल उस आदमी की तरफ उछाल दिया। नोट के बंडल को देखकर उस आदमी की तो आंखें में ऐसी चमक दिखी मानो उसके आंखें क्रिस्टल की हों। वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला गया। आदमी के जाने के बाद राज ने कहा, चले अब हम भी। शौर्य बिना राज के बता कि कुछ जवाब दिए चला गया। एक दिन पहले दिल्ली में शौर्य हमेशा की तरह अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए रेडी हो गया, पर जब से दुआ ने उसकी ज़िंदगी में एंट्री ली थी, शौर्य के बनाए रूल्स भी कुछ बदलाव आ गए थे। शौर्य कार ड्राइव कर रहा था और राज उसके बराबर वाली सीट पर बैठा था।
जैसे ही शौर्य ने टर्न लिया, राज ने तुरंत पूछा, कहाँ जा रहा है? ये रास्ता तो नहीं है हमारे ऑफिस का। शौर्य ने बिना राज के तरफ देखे हुए कहा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्यों? फिर सोचते हुए आगे कहा, ओह अच्छा, दुआ से मिलने जा रहा है, पर शायद वो तुझे नहीं मिलेगी। राज ने इतना ही कहा था कि तभी शौर्य ने उसकी बात सुनते ही कार के ब्रेक लगा दिए। शौर्य ने अपनी कातिल आंखों से राज को घूरा। राज शौर्य को ऐसा घूरता देखकर जल्दी से बोला, तू मुझे क्यों डरा रहा है? मैंने थोड़ी ना कुछ किया, ये सब तो तेरे दादाजी ही करते आ रहे हैं, हम तो बस उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। राज की बात पर शौर्य ने सिर्फ इतना कहा, वो बात जो मैं सुनना चाहता हूँ। राज ने किसी रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया, तेरी कंपनी हर साल एक ट्रिप स्पॉन्सर करती है स्टूडेंट्स के लिए, इस साल की भी की है। मुझे ऐसा लगता है दुआ शायद इस ट्रिप में गई होगी। 5 मिनट है तेरे पास, कंफर्म करके बता, शौर्य ने कोल्ड वॉइस में। राज ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। कॉल रिसीव होते ही राज ने कहा, मुझे स्टूडेंट की नाम की लिस्ट मेल करो जो ट्रिप पर गए हैं, तुम्हारे पास बस 3 मिनट है। राज की बात सुनकर वो दूसरा तरफ फ़ोन सुनकर आदमी भी घबरा गया, पर राज भी क्या करता? शौर्य ने उसे खुद 5 मिनट ही का ही टाइम दिया था। फ़ोन की बीप की आवाज़ ने शौर्य और राज दोनों का ध्यान अपनी ओर किया। राज ने जल्दी से मेल ओपन किया और उस लिस्ट में दुआ का नाम देखने लगा। अपने झुके हुए सिर को राज ने ऊपर किया और शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, वो भी गई है। शौर्य ने कार स्टार्ट किया और पूछा, विच प्लेस? जयपुर, राज ने डरते हुए कहा। जयपुर। राज को भी बड़ा डर लग रहा था। बोल तो दिया उसने कि जयपुर गया है ट्रिप, तुझे वापस जाना है तो तू जा सकता है, शौर्य ने कहा। तो उसकी बातों पर राज ने कहा, इसका क्या मतलब है? मुझे जाना है तो मैं जा सकता हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ क्या? राज ने शौर्य की बातों पर चौंकते हुए कहा। प्रेजेंट टाइम जयपुर में एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन होने की वजह से ऐसा कोई शहर नहीं था जहाँ SSR ब्रांच की होटल ना हो। शौर्य अपने ही होटल में रुका था। शौर्य का रूम होटल के टॉप फ्लोर पर था। राज के अलावा किसी को भी उस फ्लोर पर रहने की परमिशन नहीं थी। शौर्य का रूम काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था। शौर्य जिसके शरीर पर अभी सिर्फ एक ही कपड़ा था, वो उसकी पैंट जो उसने पहनी हुई थी। बालकनी में खड़ा शर्टलेस शौर्य सिगरेट के कश ले रहा था। अपनी सिगरेट ख़त्म कर शौर्य रूम में आया और प्रोजेक्टर ऑन करके मेमोरी कार्ड लगाया। एक बड़ी सी स्क्रीन पर दुआ की फोटोज दिखने लगी और उस आदमी ने शौर्य के कहने पर खींची थी। वो आदमी सच में एक अच्छा फोटोग्राफर था। उसने दुआ की फ़ोटोज़ इतनी खूबसूरती से क्लिक की थी कि वो हर एक फ़ोटो में कमाल की लग रही थी। किसी फ़ोटो में दुआ के बाल उसके चेहरे पर थे तो किसी में दुआ का दुपट्टा उड़ रहा था जिसे वो संभाल रही थी। कुछ फ़ोटोज़ में दुआ ने अपनी आँखों को एक हाथ से ढका हुआ था सूरज की रोशनी से बचने के लिए। वो उन फ़ोटोज़ में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे शौर्य दुआ को फोटोज़ को देखता जा रहा था, उसके दिल की सुकून सा मिल रहा था। वो दिल जो शौर्य के सीने में था ही नहीं। हाँ, आपने सही पढ़ा, आपने सही सुना, आपने सही गैस किया। क्या बताइए? आपने सही सुना कि शौर्य के सीने में उसका दिल नहीं था। ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। जिस होटल में सब रुके थे उसके गार्डन में बॉनफायर के इर्द गिर्द सभी घेरा बनाकर बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे। यार मोहित, कितना फूट है तू, अब तो बोल दे यार, तू उससे प्यार करता है। कल हम सब वापस जाएंगे, बस आज ही की रात है हमारे पास, ऋषि ने मोहित से कहा। मोहित को दुआ के प्यार में कॉलेज के पहले दिन से ही था, पर उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई दुआ को कह सके कि वो उससे प्यार करता है। वो दुआ को खोना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने आज तक दुआ को प्रपोज नहीं किया था। रात की सुबह हो गई थी
और सब शॉपिंग करने में बिजी थे। वैसे इन 2 दिनों में बहुत मज़ा आया। कितना सारा टाइम स्पेंड किया सब साथ में, आयशा ने खुशी से कहा। इसमें भी ज़्यादा मज़े तो मैंने और दुआ ने ही दी कि शादी में किए थे, तूने मिस कर दिया। ईशा की बातों पर आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे आज भी अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। उन्हें उसी दिन मुझे अपने साथ लेकर जाना था। ईशा और आयशा दोनों अपनी बातों में लगे हुए थे, तो वहीं शादी की बात सुनते हुए दुआ को वो रात याद आ गई और वो आदमी भी जिसे उसने अपनी सांसें देकर बचाया था। उसे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। हमें इतना अजीब क्यों लग रहा है, खुद से कहते हुए उसने अपने मन में चल रहे ख्यालों को एक तरफ झटका और वापस से शॉपिंग करने लगी। शॉपिंग के बाद घूमना और होटल वापस आने से पहले ही शॉपिंग करने के टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। थके हारे हम पांचों वापस अपने होटल पहुंचे, जहां वो काफ़ी बाकी स्टूडेंट्स के साथ रुके थे। होटल पहुंचकर हमें पता चला कि हमारी बस 1 घंटे पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुकी है। यार ऐसे थोड़ी होता है, हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं सब, ईशा ने चिल्लाते हुए कहा। ऋषि और मोहित दोनों ड्राइवर और प्रोफेसर के कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। अब क्या करें यार, आयशा ने दोनों हाथ सिर पर रखते हुए कहा। हम तो खुद सोचेंगे में डूबे हुए थे, अब क्या होगा, कैसे हम सब जाएंगे। हम सभी अपना अपना बैग लिए होटल में लॉन में खड़े थे। तभी आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, गाइस वहाँ देखो। हम सभी आयशा ने जिस तरफ उंगली पॉइंट की वहाँ उसी तरफ देखने लगे। ये तो SSR है, मोहित ने कहा। हाँ देखो, ये तो वही लग रहे हैं, ऋषि ने कहा। ये तो SR है, मोहित ने कहा। हाँ देखने तो ऐसा ही लग रहा है, ऋषि ने कहा। क्या हम इनसे हेल्प ले सकते हैं? हमारे कॉलेज के मेन ट्रस्टी हैं, ईशा ने कहा। कोशिश कर देख सकते हैं, हमने कहा। तभी आयशा ने कहा, वो हमें तो नहीं पहचानते पर तुझे पहचानते होंगे दुआ, तू प्लीज़ जाकर उनसे बात करना। हम कैसे कर सकते हैं बात उनसे, हम थोड़ी ना पहचानेंगे वो। नहीं यार, तुझे पहचान जाएंगे, तुझे उन्होंने गिरने से तो बचाया था ना 2 दिन पहले। हमारे बार बार मना करने पर भी ईशा और आयशा ने दोनों ने ज़बरदस्ती हमें धक्का देकर आगे कर दिया। शौर्य सर अपनी कार के पास खड़े फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर एक और शख्स खड़ा था। हम डरते हुए उनके पास गए और उनके पीछे खड़े हम उनके कॉल कट होने का इंतज़ार करने लगे। करीब 5 मिनट बाद तक खड़े रहने के बाद वो कॉल कट करके पीछे मुड़े। उनका चेहरा और 2 रंग वाली आँखें देखकर हम तो भूल ही गए थे कि हम बोलने क्या आए थे। उन्होंने सवालिया नज़रों से हमें देखा और खुद ही हमसे पूछा, हु आर यू? उनका इतना कहना ही था कि हम अपनी कंजी आँखों से बड़ा सा उन्हें देखने लगे और फिर हमने तिरछी नज़रों से दोनों को घूर जो हमें देख रहे थे दांत दिखा रहे थे। एक्सक्यूज़ मिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी मिस, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आप कौन हैं और मेरे रास्ते में ऐसे क्यों खड़ी हैं? शौर्य जानबूझकर दुआ को ना पहचानने का नाटक कर रहा था, जबकि ये सब शौर्य का ही किया धरा था। सर आपको याद है, आप 2 दिन पहले हमें कॉलेज में आए थे एक फंक्शन अटेंड करने। हमने उन्हें याद दिलाते हुए कहा। हाँ याद है, शौर्य ने कहा। हमने उन्हें सारी बातें बता दी और अभी जिस प्रॉब्लम से हम फंस गए हैं वो भी बता दिया। उनसे कुछ दूरी पर खड़ा राज शौर्य और दुआ की बातें सुनकर हैरानी से मुंह खोले शौर्य को देख रहा था और उसे देखकर मन ही मन बोला, क्या एक्टिंग करता है ये, इसे तो बिजनेसमैन नहीं एक्टर होना चाहिए। दुआ ने हाथों से इशारा कर अपने दोस्तों को आने के लिए कहा। वो अभी अपना सामान उठाए उनके पास आए।
ऋषि और मोहित को देखकर शौर्य ने अपनी भौहें सिकुड़ ली। वो सभी कार में बैठने लगे। तभी राज ने कहा, आप सब एक कार में नहीं आ सकते, आप सब दूसरी कार में आकर बैठिए, ये शौर्य की कार है। राज ने कहने पर मोहित, ऋषि, आयशा और ईशा चारों दूसरी कार में बैठ गए। जैसे कि दुआ बैठने को हुई तभी राज ने कहा, उस कार में सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं। राज की बातों पर मोहित ने कहा, ठीक है दुआ, तुम इसमें बैठो, मैं उनके साथ दूसरी कार में जाता हूँ। मोहित की बात सुनकर राज ने मन ही मन खुद से कहा, अरे क्या मेरे प्लान को वॉट लगा रहा है, कितनी मुश्किल से तो मैंने ये सब अरेंज किया है। अब क्या करेगी दुआ, क्या राज का प्लान कामयाब हो पाएगा, क्या शौर्य के इरादे के बारे में दुआ जान पाएगी। आप सुन रहे थे डेविल मेरा यार। तो कैसी लगी ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।